Gentlemen, welcome back for the third and last session for today, training number 5 for occupational health and safety management system. हम बात कर रहे हैं ऑपरेशनल क्लासेस की जो कि रिक्वायरमेंट है इस स्टैंडर्ड की जिसको हमने फुलफिल करना है ताकि हम एक कामयाब हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकें। और उसमें हमने क्लास 4 को अंडरस्टैंड किया जो कि बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल है उस क्लास का, जिसमें इंटरेस्टेड पार्टीज हैं हमारी, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज हैं जो कि हेल्थ और सेफ्टी रिस्क क्रिएट करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, उनको वैल्यूएट करना। उसके बाद क्लास 5 में हमने लीडरशिप का रोल जो है उसको डिस्कस किया कि लीडरशिप जो है हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह काम करती है। मिसाल के तौर पे वो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी प्रोवाइड करती है, मिसाल के तौर पे वो हेल्थ एंड सेफ्टी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करने की जिम्मेदार होती है, मिसाल के तौर पे वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की जिम्मेदार होती है। इसके अलावा हमने क्लास 7 के अंदर ये डिस्कस किया कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है, जब वो हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहती है तो कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते हैं उनको। अपने वर्कर्स की कॉम्पिटेंस को इंश्योर करना होता है, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी कम्युनिकेशन का सिस्टम, उनके साथ बातचीत करने का जो तरीकाकार है उसको तय करना होता है, उनकी कमेटीज बनानी होती हैं। ये रिक्वायरमेंट्स हैं स्टैंडर्ड्स की। फिर हमने क्लास 8 की बात की जिसमें हमारे जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर फर्ज करो हमारी जो असेंबली लाइन है जहाँ पे हम कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनकी वजह से कहीं किसी एक्टिविटी की वजह से कोई सेफ्टी का या हेल्थ का रिस्क तो जनरेट नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मशीन ऐसी है जिसके ऊपर सेफ्टी गार्ड्स होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं है, तो उनकी वजह से किसी हमारे वर्कर को इंजरी हो सकती है, कोई सीरियस इंजरी या एक्सीडेंट हो सकता है। इवन कि आपको पता होगा कि इन कोताहियों की वजह से, इन लैकनेसेस की वजह से बड़े सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं और वहाँ पे बड़े मतलब है कि बड़े हादसात का भी मतलब है कि वहाँ पे बाइस बनते हैं ये छोटे छोटे इश्यूज। तो हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग, उनके अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई करना, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्क हो या अदर रिस्क हो, उसके बाद मतलब है कि उनको कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करना, ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की। देन नाउ वी टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो क्लास 9 है, इसके आगे फर्दर सब क्लासेस हैं जिसका ओवरऑल पर्पस इस क्लास का क्या है 9 का, कि जो आपने प्लानिंग्स की हैं, चाहे वो क्लास 6 के अंदर की हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, उनकी असेसमेंट की है और उनके एक्शन प्लान बनाए हैं। जब आपने एक्शन प्लान बनाए हैं तो जब ग्राउंड पे उनके मुताबिक काम होगा, या आपने क्लास 8 के अंदर ऑपरेशनल प्लानिंग की है और उसके मुताबिक आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस, अपने प्रोसेसेस चला रहे हैं। अब जब आप वो उनको अपनी प्लानिंग, आपने कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो काम जब आप करेंगे ग्राउंड पे, तो फिर आपको उसकी कारकर्दगी का पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, तब आपको उन प्रोसेसेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चलेगा। तो ये क्लास क्या कहती है कि जो भी आपने प्लानिंग्स की हैं, ठीक है, चाहे वो क्लास 4 से फीडबैक लेके की हैं, चाहे आपने कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द स्टैंडर्ड। जब आप ये करेंगे तो फिर ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। अगर आप ये नहीं करेंगे, मतलब आप अपनी जो भी आप मतलब है कि प्लानिंग की हुई है आपने रिड्यूस करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को, अगर उनको आप चेक नहीं करेंगे कि क्या आपकी उस प्लान से, मसलन अगर आपने वहाँ पे से पहले आपने जब रिस्क असेसमेंट की तो उससे पहले वहाँ पे कोई प्रोसीजर, कम्युनिकेशन का प्रोसीजर मौजूद नहीं था, लेकिन अब आपने लिख लिया है, आप आपने डेवलप कर लिया, प्लान कर लिया, ठीक है ना। अब आप उसकी कारकर्दगी को भी तो जांचना है ना कि वो इफेक्टिव कितना है। अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है तो वो सिर्फ लिखने से तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी ना, उसको ऑन ग्राउंड भी तो चेक करेंगे ना आप। आप उस पॉलिसी को इफेक्टिवली चेक करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग मेजरिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की मॉनिटरिंग मेजरिंग करेंगे, आपने जहाँ जहाँ कंट्रोल मेजर्स लगाए हैं उनकी इंस्पेक्शंस होंगी,
सेफ्टी इंस्पेक्शंस होंगी, उनकी रिस्क असेसमेंट्स होंगी, ऑडिट्स होंगे, वो सारे कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब जाके आप इवेलुएट करने के काबिल होंगे। तो ये 9.1 बेसिकली जनरल इंस्पेक्शंस और उसके मुतालिक है, और 9.2 बेसिकली हमारे इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये क्लास आपसे रिक्वायर करती है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना इंटरनल ऑडिट विद स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी परफॉर्म करें। हेल्थ एंड सेफ्टी का जो ऑडिट है ये करें आप, चाहे 3 माह के बाद करें, 6 माह के बाद करें, जो भी आपकी पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की। स्टैंडर्ड आपको बाउंड नहीं करता कि आपको इसके लिए कोई वाजिया पॉलिसी या टाइम फ्रेम बनाए। टाइम फ्रेम की उन्होंने आपको कोई पाबंदी नहीं लगाई। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप मतलब एट एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स आप एक इंटरनल ऑडिट का प्रोग्राम बनाएं और उसके मुताबिक इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करें, क्योंकि जब आप का सर्टिफिकेशन का ऑडिट होगा, थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिट होगा, तो उसमें ये इंटरनल ऑडिट के जो प्रोग्राम्स हैं ये चेक होंगे, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपने अपने इंटरनल जो कंट्रोल्स हैं उनको चेक करने के लिए कोई ऑडिट इंटरनली भी किए या नहीं किए, और ये रिक्वायरमेंट इस क्लास की ये है कि ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं आपका मैनेजमेंट रिव्यू जी। मैनेजमेंट रिव्यू बेसिकली क्या होता है, ये 9.3 क्लास है, क्लास 9 की, कि आप जब आप पीछे चले जाए, हमने क्लास 6 के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जब पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए कि जी हम हमारे यहाँ जो है वो शोर का लेवल जो है वो 85 डेसिबल से ज़्यादा है। अब हमने क्या करना है कि हमने ऐसे कंट्रोल मेजर्स लेने हैं कि हमने शोर के लेवल को नीचे लाना है, लोएस्ट रिस्क पे लाना है। तो आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं जी कि हमने क्या करना है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर जो 1% या मतलब एक चौथाई जो मशीनरी है पहली फेज में उसको रिप्लेस करना है, अगले महीने में दूसरी को रिप्लेस करना है, उससे अगले महीने तीसरी को रिप्लेस करना है। ये एक आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि जी 6 माह के अंदर हमने पूरे डिपार्टमेंट की मशीनरी को रिप्लेस कर देना है, ताकि हम नॉइज लेवल में कंप्लाइंट हो जाएं और एक अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए क्रिएट हो जाए। तो फिर वो जो मतलब है कि आप उसकी प्रोग्रेस को कैसे असेस करेंगे, एक तो आप इंस्पेक्शंस करेंगे, और उसके बाद जो मैनेजमेंट रिव्यूज है ना, इसमें वो जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के मुताबिक जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए होते हैं और जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की होती हैं, बेसिकली ये आपका मैनेजमेंट का रिव्यू मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये ऑडिट की ये क्लास आपको, इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की क्लास ये कहती है कि आप मतलब है कि आपके मैनेजमेंट रिव्यू परफॉर्म होने चाहिए हर हाल में, चाहे वो मंथली बेसिस पे हों, चाहे 2 माह के बाद हों, 3 माह के बाद, उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बनते हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और वो रिकॉर्ड ऑडिट के दौरान में चेक होता है। तो ये मैनेजमेंट रिव्यू से रिलेटेड क्लास है। उसके बाद क्लास 10 जो है वो बेसिकली एक्ट फेज की क्लास कहलाती है, जिसको हम कहते हैं ना कि हमने पहले देखे क्या किया कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, लीडरशिप में, हमने बेसिकली मतलब फीडबैक लिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्लानिंग फेज में हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनको कंट्रोल करने की प्लानिंग की। उसके बाद हमने 8 में अपने ऑपरेशनल प्लान जो हैं वो स्ट्रेंथन किए, अपने ऑपरेशंस के अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उनको कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग की, और उनको ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, ऑन ग्राउंड चेक किया कि ये जब काम करते हैं तो इनके अंदर फिर हमने उसको एवेलुएट किया क्लास 9 के अंदर। और जब एवेलुएट कर लिया तो फिर हमें फीडबैक आया कि किस में किस एरिया में प्रॉब्लम्स अभी हैं और वो सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है ना। अब वो मिसाल के तौर पे जब ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर चेक करता है कि जी आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है ना, वो क्या करेगा अपनी रिपोर्ट में लिखेगा दिस इज नॉन कन्फॉर्मिटी ऑफ दिस क्लास, उसकी सब क्लास का रेफरेंस देगा कि इस क्लॉज और इसकी सब क्लास के अगेंस्ट ये नॉन कन्फर्मिटी है, क्योंकि ये क्लास रिक्वायर करती है, ये क्लास फलां उसकी सब क्लास ये रिक्वायर करती है कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रोसीजर यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब ऑडिटर उसको एज ए नॉन कन्फर्मिटी आइडेंटिफाई कर लेगा, तो फिर वो क्लॉज 10 के अंदर आ जाएगी, यानी उसको कैप ओपन कर लेगा, उसको कहते हैं करेक्टिव एक्शन प्लान। तो वो करेक्टिव एक्शन प्लान जो है वो नए सिरे से प्लान बनेगा कि चूंकि आइडेंटिफाई हुआ है ये इशू ऑडिट के अंदर कि हमारे पास जो है वो
कम्युनिकेशन का प्रोसीजर नहीं है, तो अब हमने बनाना है, इसको डेवलप करना है। उसके लिए आप टारगेट सेट करेंगे जी, अगले 1 माह के अंदर हमने ये प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल करना है। ठीक है, तो उस तरह इसको कहते हैं। जब वो आपका मसला हल हो जाएगा ना, जब आप प्रोसीजर बना लेंगे, तो फिर वो कैप क्लोज हो जाती है, यानी करेक्टिव एक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए ये जो है ना, ये जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ के, ये पीडीसीए मॉडल के ऊपर रन होते हैं। क्योंकि आपका एक जो मतलब है प्रोसेस है ना इम्प्रूवमेंट का, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। पहले आपने फीडबैक लिया, अपने प्रॉब्लम को समझा, फिर उनके समझ के उनको ठीक करने की प्लानिंग की। और जब आपने प्लानिंग कर ली, फिर उनको प्लानिंग को परफॉर्म किया ऑन ग्राउंड। जब आपने उसको परफॉर्म किया, तो फिर उसको चेक किया, टेस्ट किया कि क्या ये प्लानिंग जो हमने की थी इसके मुताबिक कोई खराबी तो नहीं है, क्या इसके मुताबिक ही चीज़ें हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, या इसके अगेंस्ट कोई चीज़ मिल रही है। तो जो अगेंस्ट मिल रही होगी, जहाँ उसके अंदर जो खराबियां आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनको फिर आप करेक्टिव एक्शंस की तरफ जाएंगे, उन नॉन कन्फर्मिटीज़ को उनको करेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर कहीं पे आपने रिस्क असेसमेंट की है, और रिस्क असेसमेंट में आपने आइडेंटिफाई किया कि जी फलां एरिया में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि वहाँ पे सेफ्टी हेलमेट्स पहनना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये आपने आइडेंटिफाई किया। लेकिन आपने मतलब है कि देखा कि ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन जब आपने इवेलुएशन की, टेस्टिंग की, मॉनिटरिंग मेजरिंग की, आपको पता चला कि प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस एरिया में लोग सेफ्टी हेलमेट पहनेंगे, लेकिन एक्चुअली नहीं पहन रहे। तो ये क्या होगा, ये आपकी नॉन कन्फर्मिटी होगी, और ये कैब तब तक ओपन रहेगी जब तक वो मसला हल नहीं हो जाता। जब ये करेक्टिव एक्शन प्लान हल हो जाता है, तो फिर ये कैब क्लोज हो जाती है, ठीक है ना। फिर वो मसलन जब वो आइडेंटिफाई हुआ जी कि वहाँ पे सेफ्टी हेलमेट नहीं पहने जा रहे, तो फिर आप उसको कैब ओपन कर लेंगे, और फिर आप उसको नए सिरे से उस प्रोसीजर के अंदर लिखेंगे, या अपनी मैनेजमेंट को मतलब मुतनबा करेंगे, या अपने उस डिपार्टमेंट को कि यहाँ पे ये वाले मेजर्स लें कि लोग सेफ्टी हेलमेट्स पहने, वहाँ पे सेफ्टी साइंस लगाएं, वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दें, लोगों को अवेयरनेस दें कि ये मैंडेटरी, ये रिक्वायरमेंट्स है, इसको पूरा करना है। तो जब वो पहनने लग जाएंगे, दोबारा जब उसकी इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है ना, क्लास 9 में मॉनिटरिंग मेयरिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, जब वो पहनने लग जाएंगे, तो वो आपकी कैब क्लोज हो जाएगी, मतलब वो आपका मसला हल हो जाएगा। इसी तरह फिर दोबारा जब आप जो बाकी प्लानिंग्स हैं आपकी, उनके अंदर जो जो इश्यूज आते जाएंगे, उनकी जब इंस्पेक्शन करेंगे, मॉनिटरिंग मेयरिंग करेंगे, और उसमें से इश्यूज आइडेंटिफाई करके आप जो जो प्रॉब्लम्स हल हो चुकी है उसको क्लोज करते जाएंगे, जो हल नहीं हुई है उसकी कैप ओपन करके अब उसकी नए सिरे से रीप्लानिंग करके दोबारा उसको डू फेज में करेंगे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस नई प्लानिंग को। फिर उसकी मॉनिटरिंग मेयरिंग करेंगे, फिर आप चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या ये मसला हल हुआ कि नहीं। अगर तो हो गया, तो उसका कैप ओपन नहीं होगा। अगर वो नहीं हुआ, तो उसका कैप ओपन हो जाएगा, जिसको कहते हैं करेक्टिव एक्शन प्लान। उस जो पुराना प्लान था आपका, वो फेल हुआ ना, इसीलिए वो मसला हल नहीं हुआ। तो आप नया प्लान बनाएंगे, इसको कहते हैं पुराने प्लान से जो सीएपी होती है ना, कैप होती है, ये दिस इज ए न्यू प्लान, मतलब करेक्टिव एक्शन प्लान। पुराना प्लान आपका फेल हुआ है, इसीलिए वो मसला हल नहीं हुआ, इसलिए आप करेक्टिव एक्शन प्लान करेंगे, और उसके नतीजे में आप उस मसले को जब हल कर देंगे, तो उसको कैप को क्लोज कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? मतलब है कि ऑपरेशनल क्लासेस का बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया जी? कौन कौन है अभी साथ? अच्छा जी, समर इकबाल कह रहे हैं जी। जी हो गया। यस, तनवीर बाबर का भी मुस्बत रिस्पांस है। चलें, सो नाइस ऑफ यू। चलें, थैंक यू। सो लेट्स मूव टू दी लास्ट पार्ट, जिसको हम देखते हैं अभी, कि हमने अगर एक इम्प्लीमेंटेशन करनी है एक प्रोजेक्ट प्लान की शक्ल में, तो हम वो कैसे करेंगे। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने एक इम्प्लीमेंट करना है हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसका प्लान कैसे बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो जिनल में मुझे ज़रा काइंडली फीडबैक दे दें कि मैं नई स्क्रीन जो आपसे शेयर की है वो आप तक डिस्प्ले हो रही है। चैट से बता दें मुझे बेशक। नई स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रही है जिसमें ये लोगो नज़र आ रहा है आपको, सेफ सर्कल ग्लोबल का।
चलें ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव। सो जेंटलमैन, जो ये स्टैंडर्ड है ना आईएसओ का, वो कहता है कि जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने का। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि मतलब आपने ईंटों ईंटों की एक दीवार बनानी है, या कहीं पे आपने कोई बांध बांधना है, या कहीं पे आपने कोई जो है ना वो पेंट कर देना है। दैट इज नॉट ए सिंपल वर्क, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स वर्क। इसीलिए इसको एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में किया जाता है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो आपको ना सिर्फ मैं ऑडिटिंग की टेक्निक इसमें सिखा रहा हूँ, आपको इस्टेब्लिश करना है, इसका नॉलेज तो दे ही दे रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंटेशन का भी मैं साथ नॉलेज दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए तो आप आपके पास नॉलेज हो, ठीक है जी। तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान जब बनता है तो इस तरह का होता है, लोगो होता है, टाइटल पेज, इस तरह प्रोजेक्ट प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका टाइटल पेज होता है, जिसमें कोड वर्जन क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया, अप्रूव किसने किया, डेट ऑफ वर्जन इस तरह होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी कॉपीज किस किस के पास गई हैं, उनका एक टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर कोई वर्जन्स में चेंजेस हुई हैं, क्योंकि जब एक प्लान बनता है उसको आप रिव्यू करते हैं कुछ टाइम के बाद, 6 महीने साल के बाद, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने वाली होती हैं तो नया वर्जन आ जाता है। तो फिर इसको यहाँ पे लिखते हैं कि जी बेसिक वर्जन हमारा ये है, हमने इसको 6 माह के बाद रिव्यू किया तो इसमें ये चेंजेस आई, तो अब नया वर्जन ये वाला इफेक्टिव है, ठीक है जी। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है कि इस प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। वो आप हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे आप ऊपर ये देखें, ये टेम्पलेट एक जनरल ट्रेनिंग पर्पस टेम्पलेट है। इसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन प्लान में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये टेम्पलेट आपको सेंड कर दूंगा अगर आप चाहें तो। कहीं पे ये बड़ा प्रोफेशनल टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है ना। और ये एप्लीकेबल है टू एनी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें काफ़ी डिटेल दी हुई है, जिसको फॉलो करके आप एक प्रोजेक्ट प्लान इम्प्लीमेंटेशन बड़ा इजीली बना सकते हैं। इसमें सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिटेल डालें और पूरा प्लान आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें आप लिखते हैं पर्पस, स्कोप एंड यूजर्स, यानी इस प्लान का पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है, और इसके यूजर्स कौन के हैं। द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान इज टू क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंटेड टू बी रिटन, डेडलाइंस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब आपने मतलब आपकी मैनेजमेंट ने आपको टास्क दिया है जी कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करना है अपनी कंपनी में, क्योंकि हमने कुछ अरसे के बाद एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को बुलाना है ऑडिट के लिए। उन्होंने आना है, आके चेक करना है। उससे पहले हमने ये देखना है कि हमारा अपना सिस्टम इतना स्ट्रेंथन, इतना मजबूत है कि वो ऑडिटेबल हो, कि मतलब उसका ऑडिट हो तो वो पास कर जाए, ताकि हमें सर्टिफिकेशन मिल जाए। तो आप फिर ये प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे और इसमें ये देखेंगे कि उस जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर रहे हैं और कौन सी नहीं कर रहे। तो उसमें आप बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखने पड़ेंगे आपको, उसकी डेडलाइंस डिफाइन करनी पड़ेगी। द प्रोजेक्ट प्लान इज अप्लाइड टू ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन OHS इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसका स्कोप क्या है कि जी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। यूजर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एंड मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, ठीक है ना। जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है उनको तो आपने ज़ाहिर है ये प्रोजेक्ट प्लान उन्हीं के लिए बना रहे हैं, और जो आपकी प्रोजेक्ट टीम है अगर उसमें 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो वो मतलब उन तक ये प्लान रहना चाहिए। उसके बाद रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, अगर इस प्लान से के रिलेटेड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, सबसे मेन रेफरेंस डॉक्यूमेंट तो आपका जो वो प्रोजेक्ट है मतलब वो आपका स्टैंडर्ड है ISO 45000 का, क्योंकि उसी की रिक्वायरमेंट को आपने पूरा करना है। तो सबसे मेन जो आपका रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वही होगा। इसके अलावा भी अगर कोई इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई मतलब है कि डॉक्यूमेंट मौजूद है, कोई मैनेजमेंट ने आपने लेटर लिखा है कि जी आप ये, या कौन सी कोई मेथोडोलॉजी आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इसमें अप्लाई करनी है, तो उसकी डिटेल मेंशन करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है OHS इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट कैसे होगा। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, टू इम्प्लीमेंट दी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद दी ISO 45001 स्टैंडर्ड बाई डेट। इसमें आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मतलब आपने ये जो है इम्प्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट प्लान अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 45001 इस डेट तक। जैसे हमने कहा था ना, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आपने जो है हमेशा बनाने होते हैं। तो इसमें देखें, स्पेसिफिक भी हो गया, टाइम बाउंड भी हो गया, टारगेटेड भी हो गया, और मेजरेबल भी हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिजल्ट्स,
ठीक है जी। आ जाता है ड्यूरिंग दी OHS मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सम ऑफ विच कंटेन appendices that are not expressly stated here will be written। सबसे पहले आपने एनालिसिस किया, आपने चेक किया कि आपने पूरे स्टैंडर्ड को पढ़ा, उसको डिटेल से देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी पूरी डिटेल आपने अपने पास लिख ली। ठीक है ना। आपने ये चेक किया कि देखना कि इनके मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं या नहीं है, मतलब प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल, इसका डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, तो ये डॉक्यूमेंट, ये प्रोसीजर आपके पास मौजूद है या नहीं। प्रोसीजर प्रिस्क्राइबिंग बेसिक रूल्स फॉर राइटिंग अप्रूवल डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, OHS मैनुअल, बेसिक डॉक्यूमेंट्स दैट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द OHS मैनेजमेंट सिस्टम, OHS पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, OHS ऑब्जेक्टिव के डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसीजर फॉर डिटरमिनिंग कॉन्टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट है जो कि क्लास 4 की रिक्वायरमेंट है, OHS ऑब्जेक्टिव टारगेट एंड प्रोग्राम्स भी आपका क्लास 6 के मुताबिक आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, OHS पॉलिसी क्लास 5.2 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, स्कोप जो है ये भी आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ड्रेसिंग रिस्क एंड अप्रोचबिलिटी क्लास 6 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस आपकी क्लास 7 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन ये भी क्लास 7 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशनल कंट्रोल क्लास 8 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयर्डनेस एमरजेंसी रिस्पांस क्लास 8 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर फॉर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन आपकी क्लास 9 की जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्लास जिसमें आप इवेलुएट करते हैं, चेक करते हैं इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करके कि क्या ये इंसिडेंट कैसे हुआ, प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट नॉन कन्फॉर्मिटीज करेक्टिव एक्शन क्लास 10 की आपकी रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट क्लास 9.2 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट रिव्यू क्लास 9.3 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर लिए कि ये वाले हमें चाहिए। अब आप ये देखेंगे कि इनमें से कौन से, इसके अलावा एडिशनल जो आपकी मतलब इन डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो आप छोटे मोटे SOPs लिखते हैं, मसलन केमिकल हैजर्ड्स हैं, SOP फॉर इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल हैजर्ड्स हैं, SOP फॉर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये आपके बेसिकली इन मतलब रिस्क असेसमेंट्स को या कंट्रोल मेजर्स को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जितने आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं इंक्लूडिंग द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन दी स्टैंडर्ड, आप वहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं सारे। ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं 3.3 में आप ये देखते हैं कि जी इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये सारे आपने पूरे लिस्ट कर लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके ऑडिट में चेक होने हैं। ठीक है ना। अब आपने ये देखना है कि इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी मौजूद हैं और अपडेटेड हैं, मतलब रिव्यूड है, बिल्कुल एज पर पॉलिसी वो पूरा उतरते हैं एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, तो देन ओके। अगर इनमें से कोई नहीं है, मिसाल के तौर पे प्रोसीजर फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस का प्रोसीजर नहीं है, तो क्या करेंगे आप इसको, यहाँ पे एक टेबल बना लिया आपने नीचे। ठीक है ना। ये देखे ना, लिख दिया आपने प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस और उसकी डेडलाइन लिख दी अपनी, डेडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर ये आपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर ये डॉक्यूमेंट लिखना है, डेवलप करना है। उसके बाद OHS पॉलिसी मसलन आपकी अगर तो है, अगर तो है और सेटिस्फैक्ट्री है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी टाइमलाइन मेंशन करेंगे। इसी तरह इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर अगर आपके पास है, वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर उसकी टाइमलाइन मेंशन करते हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पर 10 डेज लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे जो आपकी लिस्ट में मौजूद नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, क्योंकि वो आपके ऑडिट में चेक होने हैं ना डॉक्यूमेंट्स। अगर वो नहीं होंगे, ऑडिटर अगर एक भी मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आप वायलेट करेंगे ना, एक भी, तो आपका पूरा ऑडिट फेल हो जाता है। वो मसलन एक हेल्थ एंड सेफ्टी आपने बाकी सारे काम किए हैं, रिस्क असेसमेंट्स भी की हुई हैं, कम्युनिकेशन प्रोसीजर बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, एनालिसिस किए हुए हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हुए, हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी आपने अपडेट नहीं की। ठीक है ना। या बनाई नहीं, बनाई नहीं तो वो मेजर नॉन कन्फर्मिटी, अगर अपडेट नहीं की तो वो माइनर नॉन कन्फर्मिटी।
अगर अपडेट नहीं की तो वो चले उसमें आपको एडिटर मार्जिन दे देता है कि ठीक है जी यार इसको अपडेट कर लें, मैं आपको हफ्ते एक का टाइम देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि एकदम जब रिपोर्ट बनती है ना तो एकदम ऑडिटर जो है वो फाइनलाइज नहीं करते कि उसमें कुछ थोड़ा सा रूम होता है इम्प्रूवमेंट का। वो टाइम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि जी ये नेक्स्ट टाइम प्लान ऑफ एक्शन दे रहे हैं, ये आपकी कमजोरियां हमने पकड़ी हैं, ये फाइंडिंग्स हैं हमारी, ठीक है ना। अब उस फाइंडिंग के मुताबिक अगर हम आपको इतना टाइम देते हैं, अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो मसला ख़त्म हो जाएगा और आप को हम वो ओके कर देंगे, वो वाली क्लॉज जिसको आपने वायलेट किया है उसको हम ओके कर देंगे, ठीक है ना। प्रोफेशनल ऑडिटिंग इसी तरह ही होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि बस आपने खाल उधेड़नी है अगली कंपनी की और उनके साथ कोई दुश्मनी हो गई है आपकी कि जी आपने उनके वीक पॉइंट पकड़ के उनको लटकाना है, तो ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ऑडिट अपने ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए नहीं करवाती, बल्कि वो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए अलग करवाती हैं, ठीक है ना। तो आपने भी उसी सेंस में एक प्रोफेशनल ऑडिटर के तौर पे काम करना है वहाँ पे, कि आपने मतलब देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से प्लान्स ऑलरेडी मौजूद हैं और कौन से मिसिंग है। जो मिसिंग है उनके लिए आप प्लान बनाएंगे कि इनको हमने राइट करना है। जब आप इनकी पूरी वो डिटेल लिख लेंगे तो फिर उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्शन है 3.4 का, जिसमें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन होता है। जो आपका बेसिक एम्प्लॉयर होता है वो आपका प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है, क्योंकि उसी ने प्रोजेक्ट टीम डेजिग्नेट की होती है ना, उसी ने आपको असाइन किया होता है। आपने जब काम करना होता है प्रोजेक्ट के ऊपर तो ज़ाहिर है आप बाकी कामों से हट के फिर उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल आपका स्पॉन्सर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? जो टीम लीड कर रहा होता है। बाज़ का कंपनियों में चार चार पाँच पाँच की टीम होती है जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करती है। प्रोजेक्ट टीम में फिर पूरे आपके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी डिटेल्स आ जाती है, ठीक है ना। और आपके मतलब उसके बाद 3.5 में आपके जो रिस्क है प्रोजेक्ट से उनकी भी लिखी जाती है एक डिटेल। द मेन रिस्क इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आर एज दी फॉलोज। मिसाल के तौर पे एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइंस इन फेज ऑफ द एस्टेब्लिशिंग OH एंड SMS प्रोसीजर। मिसाल के तौर पे ऊपर आपने देखा ना ये डेडलाइन एक रखी कि जी हमने OHS SMS की पॉलिसी जो 30 दिन के अंदर लिखनी है, ठीक है ना। ये आपने एक डिफाइन कर ली टाइमलाइन, लेकिन इसमें रिस्क हो सकता है ना कि ये आप 30 दिन में मुकम्मल ना कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा शक होता है कि मसलन हो सकता है कि आपने लिखा जी OHS पॉलिसी बनानी है 3 दिन के अंदर, तो OHS पॉलिसी के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है मैनेजमेंट की, जो आपका एम्प्लॉयर है 3 दिन के लिए वो बीमार हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा फिर? ये OHS पॉलिसी आपकी डिले हो जाएगी। तो इसमें आप फैक्टर्स मतलब अपने रिस्क फैक्टर्स जो है ना उनको मेंशन करेंगे कि अगर हमारी पॉलिसी कंप्लीट नहीं होती या हमारा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो डिले होता है किसी वजह से, किसी मैनेजर की एब्सेंस की वजह से, या बात का तो हो सकता है ना आपकी प्रोजेक्ट टीम है उसका कोई मेंबर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वही बीमार हो जाए, वही मतलब है कि अपने मतलब है कि परफॉर्म ना कर सके अपने टाइम से। तो ये प्रोजेक्ट के रिस्क भी होते हैं। मसलन मैनेजमेंट ने आपको कहा जी कि ये प्रोजेक्ट आपने 10 दिन में मुकम्मल करना है, ठीक है ना। लेकिन आप वो 10 दिन में मतलब मुकम्मल नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? हो सकता है आपका कोई मेंबर जो है वो या आपके लिए टाइम ये मुनासिब ना हो। टाइम से मुराद ये है कि ये जो ड्यूरेशन आपको मैनेजमेंट ने दिया है इसके अंदर पॉसिबल ना हो इसको मुकम्मल करना, ये भी रिस्क है। इसके अलावा आप के कोई मतलब जो लोग हैं आपकी टीम के उनमें से कोई अपसेट हो गया है, कोई बीमार हो गया है, कोई और उसके साथ मसला हो गया, तो ये आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन के अंदर जो रिस्क हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे। और इस तरह आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो जब ये कंप्लीट कर लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स राइट कर लेंगे, ठीक है ना। जब आपके डॉक्यूमेंट्स राइट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने चले जाना है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अब फिर उसके बाद आपने ये इंश्योर करना है कि उनके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वही प्रोजेक्ट टीम जो इम्प्लीमेंटेशन की है पहले तक, क्योंकि ऑडिटर हमेशा जो ऑडिट होता है ना, एक नॉर्मल जो इंस्पेक्शन होती है उसमें और ऑडिट में यही फर्क होता है। नॉर्मल इंस्पेक्शन में इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जाके फिजिकली चीज़ों को देखते हैं, जबकि जो मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट होता है ना वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स का बुनियादी ऑडिट होता है। वो सबसे पहले आपके प्रोसीजर्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको चेक किया जाता है।
और फिर उसके उसको वैलिडेट करने के लिए फिजिकल विजिट्स भी किए जाते हैं, इंटरव्यूज भी किए जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपने जिस तरह के भी फेक डॉक्यूमेंट्स बना के भी दे दिए हैं तो आप ऑडिटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। नो, वो उसको वैलिडेट भी करेगा, उसको एविडेंस करेगा कि जो आपने चीज़ उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई है उसके मुताबिक काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब आपने एक प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है कि जी आपकी कंपनी के अंदर 100 फायर सिलेंडर मौजूद है, ठीक है ना। तो जब ऑन ग्राउंड वो डॉक्यूमेंट से तो मुतमईन हो जाएगा, आप उसको रिपोर्ट ला के देंगे, वो ऑडिटर कहेगा ओके ठीक है, अपनी चेक लिस्ट में उसने लिखा हुआ है कि ये मैंने चेक करना है कि ये इस प्रोसीजर के मुताबिक ये चीज़ें इनके पास पूरी हैं कि नहीं है। अब वो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो किसी एम्प्लॉयर को बुला के उसका इंटरव्यू भी कर सकता है जिसमें उसको शक हो या उसके जहन में आए कि यार ये मुझे गलत गाइड कर रहे हैं। तो वो वैलिडेट करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो ऑडिटर होता है उसने एविडेंस के बेस के ऊपर अपना पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपना केस स्ट्रॉन्ग करना होता है। ज़बानी कलामी मतलब है कि जो ऑडिटर है ना, वो उसकी बात को कोई यकीन नहीं करता, ना उसको कोई कोई एक प्रोफेशनल ऑडिटिंग मानते हैं। वो उसने जो भी प्रोसीजर के अंदर वायलेशन पकड़ी है उसको उसने रिलेट करना होता है ऑन ग्राउंड सिचुएशन, और उससे रिलेटेड जो एविडेंस उसको मिल रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। अगर उसके पास एविडेंस नहीं है तो वो कभी भी ये मैनेजमेंट को बावर कराने में कामयाब नहीं हो सकेगा कि ये खामी है इसके अंदर आपके सिस्टम में, ठीक है ना। मैनेजमेंट इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि आपके पास एविडेंस क्या क्या है कि ये खामी है हमारे अंदर, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने नॉन कंफर्मिटी में डिक्लेयर किया तो आप हमें इसका एविडेंस दें। और इसीलिए तो मतलब ऑडिटर्स जो होते हैं ना, वो मतलब 3 तरीकों से काम करते हैं। सबसे पहले वो पूरे प्रोसीजर्स को रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। उनके पास पहले चेक लिस्ट होती है, उसके मुताबिक पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, उनको रीड करते हैं। उसके बाद फिर उनके पॉइंट्स बनाते हैं, जहाँ पे उनको शक होता है उनका पॉइंट्स नोट कर लेते हैं अपनी डायरी के ऊपर। फिर वो ऑन ग्राउंड विजिट करते हैं, फिर वो जाके देखते हैं। मसलन आपके प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि फलान डिपार्टमेंट में जो आपके लोग हैं वो 9 बजे ऑफिस में इन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब या उसमें लिखा हुआ है जी कि आपके यहाँ जो फायर सेफ्टी की ड्रिल है वो हर 3 माह के बाद होती है, ठीक है ना। प्रोसीजर के अंदर जो आप आपको मैनेजमेंट ने डॉक्यूमेंट दिए उसमें लिखा हुआ है। अब आपने लिखे हुए को तो एक्सेप्ट नहीं करना ना। पहले तो आपने उस लिखे हुए को वैलिडेट करना है कि डॉक्यूमेंट्स की ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ गया, वेल एंड गुड, पहला पॉइंट ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ऑन ग्राउंड काम भी हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए फिर ऑडिटर्स जो हैं वो 2 तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। नंबर एक, वो फिजिकल विजिट करते हैं। वो किसी भी वक्त किसी भी उनको एक्सेस होती है किसी भी एरिया में, वो जाके चेक कर सकते हैं किसी भी टाइम पे जहाँ पे उनको शक हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वो लोगों के इंटरव्यूज कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, लोगों के सामने इंटरव्यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह वो फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट इस तरह आप इंश्योर करते हैं कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी का एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जी जेंटलमैन, कौन कौन है अभी हमारे साथ? अच्छा, जी मेरे साथ हैं अभी समर इकबाल है और तनवीर बाबर हैं। जी समर और तनवीर, किसी किस्म का क्वेश्चन यहाँ तक आपने अगर पूछना है तो मुझे बता दें, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। जो आज 3 बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नंबर एक तो हमने जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है आईएसओ का, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझा है, उसके एम्स और पर्पस की बात की है, और उसकी फाउंडेशन की बात की है, उसकी बेनिफिट्स की बात की है। और उसके बाद फिर हमने उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है। मतलब क्योंकि जब आप उसको इंश्योर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो क्लास वाइज कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है वो हमने डिटेल से देखा। उसके बाद एज ए प्रोजेक्ट जब हम डॉक्यूमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि मतलब उस स्टैंडर्ड के मुताबिक किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी हम एक पूरी लिस्ट बनाते हैं। फिर उसके मुताबिक हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और कौन से नहीं हैं, और फिर उनको हम मुकम्मल करते हैं। इस तरह हमारा ये प्रोजेक्ट प्लान कंप्लीट हो जाता है। और इसके लिए ज़ाहिर है टाइम लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 दिन में या 3 दिन में ये मुकम्मल हो जाता है, बस का 6-6 महीने इस पे लगे रहते हैं लोग।
और बड़ा काम करना पड़ता है तब जाके ये, क्योंकि आपकी अगर पॉलिसियाँ मौजूद नहीं है, प्रोसीजर्स मौजूद नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, कम्युनिकेशन के प्रोसीजर मौजूद नहीं है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी की असेसमेंट करने के लिए रिस्क एवेल्यूएशन का प्रोसेस मौजूद नहीं है, वर्कर्स कंसल्टेशन का प्रोसीजर मौजूद नहीं है, तो वो सारा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आपने अपने आप को अलाइन करना है उस स्टैंडर्ड के साथ, अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, जब आप फुलफिल करेंगे, जब आपका ऑडिट हो जाएगा, तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली डू आस्क मी, अदरवाइज चंद मिनट रह गए हैं, 2-3 मिनट हैं। अगर आप सर जी जी। सर अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि हैजर्ड्स वगैरह होते हैं, या फॉल डाउन हैजर्ड्स हो गया, या फायर का जो हैजर्ड्स वगैरह हो गया, या तो फिर स्लीपिंग हैजर्ड्स वगैरह हो गया, कट इंजरीज वगैरह हो गया, तो सर इनको हाइलाइट्स वगैरह करने के लिए, या कौन सा हैजर्ड्स किस लेवल का है, हाई लेवल का है, उसकी क्या नाम है, लाइकलीहुड ज्यादा है या कम है, या किस कैटेगरी पे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंडीशन में ये उसके ओके लिए है? उसके लिए आप रिस्क असेसमेंट करेंगे ना। और रिस्क असेसमेंट जो है वो करना इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर उसके स्कोप में नहीं है। वो आप रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर जो है वो अलग से मतलब सीखते हैं कि मतलब आपने अगर हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब आप रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, आप हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 2, कौन से ग्रुप, कौन से पीपल उस हैजर्ड से हार्म होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। नंबर 3, फिर आप उनकी रिस्क असेसमेंट करते हैं, मतलब उस हैजर्ड को देखते हैं कि उसके अंदर जो रिस्क है वो किस नेचर का है, किस लेवल का है, वो मीडियम लेवल का है, लो लेवल का है, हाई लेवल का है। उसके लिए आप एक रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स यूज करते हैं, जिसमें 3x3 का मैट्रिक्स भी होता है, 5x5 का मैट्रिक्स भी होता है, 9x9 का मैट्रिक्स भी होता है। यानी वो जो रिस्क असेसमेंट, क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट होती है या क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट होती है, वो आप परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेवल ऑफ रिस्क आप उसकी मतलब है कि वो कहते हैं इवैल्यूएशन, एनालिसिस करते हैं कि इसको मतलब किस कैटेगरी में रखें। आप इसको अगर लो लेवल की कैटेगरी में है तो इस पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम लेवल की कैटेगरी में है तो फिर इसको दौराने काम आप इसको कंट्रोल करें, काम चलता रहे लेकिन इसको आप कंट्रोल करें। लेकिन अगर हाई लेवल का रिस्क है तो फिर आप फौरी तौर पे एक्शन लें, काम को रोकें, काम बंद करें और उसको जो है वो करें। और ये सारा प्रोसेस बेसिकली रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है जो अभी आपने सारा बयान किया ना। तो वो मतलब चूंकि हम तो स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं ना, हमें तो वो होता है कि मतलब जो ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस उनको आता है, मतलब अंडरस्टूड है रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है। ठीक है ना। तो